चेक बाउंस केस के ऊपर एक लेटेस्ट जजमेंट आ रहा है जहां पर ऑनरेबल कोर्ट 4 पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपको फॉलो करना है आपके चेक बाउंस केस पर। ये मैटर नहीं करता है आप एक कंप्लेनेंट पार्टी हो या फिर आप एक अभियुक्त हो। तो चलिए पता कर लेते हैं आप कैसे इस जजमेंट को अपने फेवर पर लगा सकते हो। तो केस का नाम है इशक मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। तो होता क्या है, एक लोन देने वाला कंपनी है जो जरूरतमंदों को लोन देता है। तो कुछ इस प्रकार से इशक मोहम्मद को भी लोन मिलता है। अभी इशक मोहम्मद लोन को चुकाने के लिए एक चेक इशू करके देता है, लेकिन जब वो चेक बैंक में पहुंचता है तो चेक बाउंस हो जाता है। फिर जाकर के जिनसे लोन लिया गया था वो लोग इनको नोटिस भेजता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, आप मेरा पैसा लौटाओ। लेकिन नोटिस देने के बाद भी कोई हरकत नहीं होता है। केस दाखिल हो जाता है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और यहीं पर मैटर पहुंच जाता है कोर्ट के पास। मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचता है वहां पर कहा गया कि देखिए चेक बाउंस जैसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, कि ये इंसान का लोन देने के लिए कोई कैपेसिटी ही नहीं है, यानी कि इसके पास लोन इशू करने का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि लोन देने के लिए एक लाइसेंस होना पड़ता है। ठीक है, अभी आगे देखिए। कोर्ट बोले लाइसेंस इनके पास लोन देने के लिए मौजूद है या फिर नहीं है डजंट मैटर, लेकिन चेक बाउंस यहाँ पर हुई है या फिर नहीं, यही यहाँ पर मेन मुद्दा है। और यहीं पर कोर्ट इशक मोहम्मद को गिल्टी करार दे देते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी इस सेक्शन को जरा ध्यान से देखिए। अगर इस सेक्शन पर आपको कोई भी केस करना है, सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि लीगली इन्फोर्सेबल डेट, यानी कि कानूनी रूप में आपको किसी का पैसा चुकाना है, आपके पास किसी का उधार है। अगर ये प्रूव हो जाता है ना तो डेफिनेटली आपको चेक बाउंस केस में जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए एक्यूज्ड कोशिश करता है कि वो ये प्रमाण करने में लगे रहते हैं कि कोई भी लीगली इन्फोर्सेबल डेट नहीं था, ये झूठ मूठ का केस फाइल कर रहा है। भी कानूनी रूप में पैसा चुकाना था ही नहीं तो चेक बाउंस कैसे होगा। तो ये चीज के ऊपर फोकस किया जाता है और इसको ना दोस्त प्रूव करने के लिए डिफरेंट एविडेंस देना पड़ता है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न मंगवाया जाता है और यहाँ पर प्रूफ में क्या मांगा गया मालूम है? कोर्ट में बोला गया अंडर सेक्शन CRPC हम लोग कहते हैं कंप्लेनेंट पार्टी को बोला जा रहा है कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न कोर्ट में ला करके सबमिट करे और इसी के साथ ही साथ लोन देने का जो मनी लेंडिंग लाइसेंस है उसको भी कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट ये सब चीज को देखते हुए कहे कि देखिए मनी लेंडिंग लाइसेंस का कोई भी जरूरत नहीं है इस केस पर, क्योंकि चेक बाउंस हुई है या फिर नहीं हुई है दैट्स द मैटर। कंप्लेनेंट के पास लोन देने के लिए कोई लाइसेंस है या फिर नहीं है ये कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं है। और यहीं पर अक्सर हम लोग देखते हैं किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को उधारी में पैसा दे दिया जाता है, बाद में चल करके वो पैसा लौटाने से इनकार कर देता है, तब यही हालत बन जाता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है और नौबत आ जाता है कोर्ट केस का। तो इशक मोहम्मद को जेल की सजा मिल जाता है। अभी ये लोग अपील में चले जाते हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट में जाकर के सेम चीज कहा गया, लेकिन हाईकोर्ट डिसीजन पर कह देते हैं डिलेटरी टैक्टिक्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। डिलेटरी टैक्टिक्स मतलब क्या है मालूम है? ये प्रोसीडिंग्स को लंबा खींचने का एक प्रोसेस कि इनकम टैक्स फाइल लाओ, इसके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, देखो जरा ये लोन कैसे देगा, लोन देने का पावर नहीं है तो चेक बाउंस कहेगा। तो इस तरीके से प्रोसीडिंग्स को लंबा खींचने का एक टैक्टिक अपनाया जा रहा था। इसको ऑनरेबल कोर्ट डिस्करेज करते हुए मैटर को खारिज कर देते और इसको कोर्ट डिस्करेज करते हुए कहे कि वैलिडिटी ऑफ लोन ओवर लाइसेंसिंग, यानी कि हमारा फोकस होना चाहिए कि कोई लोन दिया गया है और उसको मिटाने के लिए चेक भी इशू किया गया है और चेक हो गया है बाउंस, इस पॉइंट के ऊपर। अब लोन देने वाले के पास लोन देने के लिए लाइसेंस है या फिर नहीं है ये कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है। नंबर 2, इंटरवेंस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न और लाइसेंस कोर्ट के सामने पेश करना ये एब्सोल्युटली अननेसेसरी है, कोई प्रयोजनीयता ही नहीं है इसको कोर्ट के सामने पेश करने का, क्योंकि ये चीज तो चेक बाउंस केस सॉल्व करने में मददगार हो ही नहीं सकता है। और अपने आखिरी पॉइंट पर कहे कि फोकस ऑन ऑफेंस कंफर्मेशन। ऑफेंस क्या है? चेक बाउंस। सेक्शन 138 अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि
अगर सेक्शन 138 में आपके खिलाफ ऑफेंस बन रहा है, यानी आपके खिलाफ सेक्शन 138 में कोई केस दाखिल हो सकता है या फिर नहीं, डिसऑनर ऑफ चेक आपके द्वारा किया गया है या फिर नहीं, दैट्स द मेन क्वेश्चन। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर डिसीजन फोकस करता है अंडरस्कोर्स दैट इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट द फोकस रिमेन्स ऑन द एक्ट ऑफ चेक डिसऑनर इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंप्लेनेंट्स लाइसेंस स्टेटस एंड टैक्स रिकॉर्ड। तो मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिए, इस निर्णय से एक ही चीज उठ करके आ रहा है कि चेक बाउंस केस में सेक्शन 138 एनआई एक्ट में फोकस केवल डिसऑनर ऑफ चेक पर होना चाहिए, ना कि उस चीज के ऊपर कि कंप्लेनेंट पार्टी का इनकम टैक्स रिकॉर्ड क्या कहता है, लाइसेंस उसके पास है कि नहीं, इस चीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए मैटर। यहीं पर मेरे दोस्त जरा सुनिए, डिसऑनर ऑफ चेक एंड चेक बाउंस, ये दोनों चीज के बीच ना एक फाइन लाइन डिफरेंस है। मान लीजिए आपको कोई 50,000 रुपए का चेक देता है, आप उसको लेकर के बैंक में जाते हो इनकैशमेंट करवाने के लिए, लेकिन बैंक वाले कह देता है कि इसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा ही नहीं है, तो चेक हो जाता है बाउंस इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण। अभी आप चेक लेकर के घर में आ जाते हो, अभी तक जो चीज होता है इसको कहा जाएगा चेक बाउंस, जस्ट चेक बाउंस अभी शुरू होता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप 1 महीने के अंदर अंदर उसको लीगल नोटिस भेजते हो, लीगल नोटिस आप उसको भेजोगे कि मेरा पैसा दो। अब उसके पास रहेगा और 15 डेज, यही 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो आपके साथ मैटर को सेटल नहीं कर लेता है या फिर रिप्लाई भी नहीं देता है, तो ये बन जाता है डिसऑनर ऑफ चेक। मैटर एकदम गंभीर रूप ले लेता है और इस पर ही क्रिमिनल केस आपके खिलाफ फाइल किया जाता है। सो दैट इज द मेन पॉइंट, और यहीं पर इशक मोहम्मद के द्वारा यही किया गया था। ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप कोई चेक बाउंस केस से जूझ रहे हो तो इसको ध्यान में रखिए। अगर आप कोई 138 एनआई एक्ट में केस दाखिल करने जा रहे हो या फिर आपका केस चल रहा है तो ध्यान रखें, अगर आप चेक से डील करते हो तो अगर कोई बिजनेस है जहां पर आप चेक से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।